नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, इस वक्त महाराष्ट्र से दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पहली खबर आपकी स्क्रीन पर है कि ईवीएम को लेकर अब विपक्ष ने साफ कर दिया है कि हमें इस पर भरोसा नहीं है, ये ईवीएम का जनादेश नहीं था और अब हम शपथ नहीं लेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद जो उम्मीद ना विपक्ष को थी ना शायद काफी लोगों को थी, उसके बाद से लगातार विपक्ष ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहा था, कई उदाहरण दे रहा था और हरियाणा का हवाला और महाराष्ट्र का हवाला देकर विपक्ष ने लगातार सरकार, चुनाव आयोग, ईवीएम को लेकर कई उदाहरण सामने रखे और सवाल खड़े किए और कई साजिश की थ्योरी भी बताई। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि अचानक महाविकास आघाड़ी के नेता सामने आए और कहें जो जीते हुए विधायक हैं वो भी शपथ नहीं लेंगे। उनका आरोप है कि ये ईवीएम का जनादेश है, चुनाव आयोग का जनादेश है, ये जनता का जनादेश नहीं है। इसी तरीके से कुछ जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हमने फैसला किया है कि हमारे विधायक आज शपथ नहीं लेंगे। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्न नहीं मनाया। ये ईवीएम और चुनाव आयोग का जनादेश है, हमें ईवीएम पर शक है। इसलिए अब जो शिवसेना उद्धव गुट के जो विधायक हैं, ये कहते हुए उन्होंने इनकार कर दिया कि वो आज शपथ नहीं लेंगे, क्योंकि 288 विधायक जो जीत कर आए उनका शपथ ग्रहण होना था महाराष्ट्र विधानसभा में। देवेंद्र फडणवीस से लेकर जो महायुति के विधायक हैं उन्होंने शपथ ले ली थी, लेकिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर सीधे ऐलान कर दिया कि हम जनादेश को, हमें जो ये जनादेश आया वो मंजूर नहीं है, ये जनता का जनादेश नहीं है, ये ईवीएम का जनादेश है। इस तरह के आरोप लगाए। तो वहीं जो महाविकास आघाड़ी का दूसरा दल है कांग्रेस, उन्होंने भी एक गांव का हवाला दिया है जिस गांव को लेकर कुछ वक्त पहले काफी ज्यादा हंगामा हुआ, बवाल हुआ। उस गांव के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वहां ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हुए, कितने उदाहरण सामने आए महाराष्ट्र में कि किस तरीके से ईवीएम में गड़बड़ी के जो गड़बड़ झाला है उस तरह के आरोप लगे। उसके बारे में जिक्र करते हुए कांग्रेस ने भी कह दिया, कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार हैं, उन्होंने भी कहा कि हम शपथ नहीं लेने वाले। और वहीं जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के नाना पटोले, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा मीडिया के सामने और कहा कि महाराष्ट्र की जनता को यह विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सरकार हमारे वोटों से आई है। उन्होंने कहा कि जो मार्कटवाड़ी है, यानी कि जिस गांव का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिस गांव को लेकर 3 दिसंबर को काफी ज्यादा हंगामा हुआ था, उस गांव में जो हुआ वो पूरे महाराष्ट्र की जनभावना है। आज चुनाव आयोग और सरकार मॉक पोलिंग का विरोध कर रही है। इससे यह बात साबित होती है कि सरकार गड़बड़ी से आई है, लोगों का वोट चुरा कर आई है। इसी वजह से हम सभी ने विधानसभा में शपथ न लेने का निर्णय लिया है और इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। और जिस गांव का यह हवाला दिया जा रहा है, जहां पर रिकाउंटिंग की एक तरीके से कोशिश की गई थी, रिकाउंटिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, उस गांव के बारे में 3 दिसंबर को मंगलवार को बड़े बड़े आर्टिकल छपे थे। लेकिन पुलिस ने वहां ग्रामीणों को जिस तरीके से वो एक बार क्रॉस चेक करना चाह रहे थे, वेरीफाई करना चाह रहे थे, उसको होने नहीं दिया। कर्फ्यू तक लगा दिया गया था। दरअसल ये जो गांव है वो पड़ता है महाराष्ट्र के सोलापुर इलाके में, मरकटवाड़ी गांव है, जहां पर मतपत्रों से पुनर्मतदान कराने के लिए 200 लोगों पर बाद में केस दर्ज कर दिया गया था। इन गांव वालों का कहना था कि हमारे जो गांव के वोटर हैं वहां ज्यादातर महाविकास आघाड़ी के समर्थक हैं, लेकिन हमारा जब जैसे शुरुआत में रुझान आए, जैसे नतीजे आए, उसमें बीजेपी को काफी हद तक वोट गए। इस तरह के आरोप थे। ये जो खबर आपके सामने, महाराष्ट्र के मालशिरस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है, मरकटवाड़ी, उसमें वहां पर दोबारा चुनाव करने की कोशिश के लिए 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई सोलापुर के मरकटवाड़ी गांव और आसपास के इलाकों के लोगों पर की गई है। इन लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव की कोशिश की थी और इन लोगों का जो आरोप था वो ये था कि 843 वोट मिले हैं, भाजपा के उम्मीदवार को मिले हैं 1003, जबकि जो महाविकास आघाड़ी है उसके उम्मीदवार को, जो एनसीपी शरद पवार के गुट के नेता हैं, उन्हें 843 वोट मिले हैं। लेकिन ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि जो हमारा गांव है वहां पर ज्यादातर जो समर्थक हैं वो महाविकास आघाड़ी के समर्थक हैं, महाविकास आघाड़ी को ही वोट देते आए हैं और इस बार भी महाविकास आघाड़ी को वोट दिया, तो आखिर वोट बीजेपी का जो प्रत्याशी है उससे ज्यादा कैसे मिल गए। ये जो पूरा सिलसिला है, हालांकि ये जो पूरा जो मतदान की जो प्रक्रिया थी अनौपचारिक थी, इसके लिए प्रशासन ने मना किया था, परमिशन जब मांगी गई थी और उसके बाद जब ये गांव वाले नहीं माने तो जो प्रशासन के लोग हैं उनकी तरफ से केस दर्ज कर दिया गया था। एक ग्रामीण ने, जो मीडिया रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है, एक ग्रामीण ने यह कहा था
कि हमारे गांव में 2000 से ज्यादा योग्य मतदाता हैं, जिनमें से 1900 ने 20 नवंबर को मतदान किया था। 1900 लोगों ने इस गांव के। लेकिन जब गांव ने हमेशा जनकर और मोहित पाटिल परिवार का समर्थन किया, जो कि महाविकास आघाड़ी के नेता हैं, लेकिन इस बार चुनाव में जानकर को सिर्फ 843 वोट मिले, जिसका मैंने जिक्र किया, जो महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी नेशनल जो एनसीपी एसपी है उसके प्रत्याशी हैं। जबकि हमारे गांव से सतपुते, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें 1003 वोट मिल गए। हम चुनाव आयोग के इस डेटा पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हमने मतों के वितरण का सबूत पाने के लिए 3 दिसंबर को मतपत्रों पर मतदान का आयोजन किया था। इसके लिए बैनर, पोस्टर, तमाम चीज़ें लगाई गई थी, लेकिन प्रशासन ने चेतावनी दी थी और उसके बाद हुआ भी यही कि गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके बाद अंजाम ये हुआ कि 200 लोगों पर केस दर्ज किया गया। भूले के बाद मैं आपको दूसरी एक और बड़ी खबर बताऊंगा, जो अजीत पवार से जुड़ी हुई है, किस तरीके से उन पर कृपा दृष्टि बरस रही है और मोदी की छतरी के नीचे आने के एक बार फिर से क्या सौगात, एक तरीके से जो कहा जा रहा है, सौगात मिली है, इनाम मिला है, गिफ्ट मिला है। लेकिन जब ईवीएम को लेकर यह संग्राम छिड़ा तो अजीत पवार ने क्या कहा, यह जानना भी जरूरी है। उसके बाद आपको दूसरी खबर के बारे में बताऊंगा। अजीत पवार की तरफ से, जो डिप्टी सीएम, छठी बार डिप्टी सीएम बने महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष ने जो वॉकआउट किया है, चुनाव हुआ है और लोगों ने हमें जिताया, अभी वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर उनको कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। लेकिन विपक्ष, जो कांग्रेस है, जो बाकी दल हैं, वो लगातार चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत कर रहे हैं। लगातार कई उदाहरणों के साथ, जिस तरीके से महाराष्ट्र के नतीजे आए थे, जब हरियाणा के आए थे तब भी वो चुनाव आयोग के पास पहुंचे थे, सवाल खड़े किए थे। और महाराष्ट्र चुनाव के बाद चुनाव आयोग से जो डेलीगेशन है कांग्रेस का, वो मिला भी था, जिसके बाद जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है अभिषेक मनु सिंह भी, उन्होंने उस मुलाकात चुनाव आयोग से मीटिंग के बाद ये ट्वीट कर जानकारी दी थी। और क्या क्या शिकायतें थी ईवीएम को लेकर, ये भी आगे बताऊंगा। और किस तरीके से विपक्ष अब इसी मांग पर कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, ईवीएम से नहीं, ईवीएम हमें मंजूर नहीं है, इस पर आगे बढ़ने वाला है। इसकी क्या तैयारी है, खरगे का क्या प्लान है, ये सब भी आगे बताऊंगा। उसके बाद दूसरी खबर कि किस तरीके से अजीत पवार पर कृपा दृष्टि बरस रही है। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग से एक विस्तृत चर्चा के बाद लिखा था सोशल मीडिया एक्स पर कि अगर चुनाव लेवल प्लेइंग फील्ड पर ना हो तो लोकतंत्र और संविधान के मूल ढांचे पर आघात होता है। हमारे जो मुख्य बिंदु थे, चुनाव आयोग को उसका डेटा जारी करना चाहिए, जिसको लेकर इन्हें कोई शिकायत थी और आशंका थी कि कुछ गड़बड़ी हुई है। इनकी तरफ से ये 4 बिंदु रखे गए थे कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मात्रा में वोटरों की कमी हुई है, हमें इसके बूथ और निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर डाटा चाहिए, जो अभी मौजूद नहीं है चुनाव आयोग के पास। पहला आरोप इनका यह था। उससे पता चलेगा कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में जो मतदाताओं को कम किया गया, उसका कारण क्या रहा। दूसरा उनका सवाल था, जो चिंता थी, वो ये थी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीने में करीब 47 लाख वोटर्स को जोड़ा गया, यानी कि 47 लाख नए जो मतदाता हैं उनको सूची में जोड़ा गया। इसका आधार क्या है, किस आधार पर उनको जोड़ा गया? तो इस तरह की कहीं ना कहीं इन्हें शक ये था कि कहीं फर्जी तरीके से, फर्जी लोगों को, या फर्जी जो डेटा है, फर्जी जो पूरे कागज होते हैं, वो तो नहीं बना के तैयार कर दिए गए। इसके अलावा तीसरे अंक का जो चिंता, शिकायत है, चुनाव आयोग ने खुद के दिए आंकड़ों के आधार पर महाराष्ट्र में शाम 5 बजे वोटर टर्नआउट 58.22% था और रात के 11:30 बजे 65.2% और 2 दिन बाद 67% हो गया। यानी कि सीधे सीधे लगभग 8.5% से ज्यादा जो मतदान, जो टर्नआउट था, जो मतदान प्रतिशत था, वो बढ़ गया। इनकी ये शिकायत थी कि जिस दिन 20 नवंबर को वोटिंग हुई उस दिन शाम 5 बजे तक इतना था, उसके बाद रात को 11:30 बजे कुछ हुआ और सुबह होते होते करीब 8.5% से ज्यादा का जो अंतर है वो कैसे हो गया, ये सवाल खड़ा किया था। लेकिन इन्होंने आगे लिखा है कि हमें जवाब मिला कि वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और 17C एक अलग प्रक्रिया है। चौथी जो चिंता थी कि 118, यानी कि महाराष्ट्र के 288 सीटों में से 118 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां लोकसभा और विधानसभा के बीच 25,000 ज्यादा वोटों का अंतर है, जिनमें ज्यादातर जगह सत्तारूढ़ पार्टी की जीत हुई है। यानी कि सीधे सीधे आरोप लगाया गया, शिकायत की गई और आशंका जाहिर की गई कि 118 विधानसभा क्षेत्रों में कुछ ऐसा कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर हुई है, जिसकी वजह से 25,000 ज्यादा अंतर आया है हर सीटों पे। और उन जगहों पर महायुति, यानी कि जो एनडीए है, उसकी ही जीत हुई है, उनके प्रत्याशियों की, उनके उम्मीदवारों की। इसके अलावा गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस के नेता हैं, ये भी लगातार महाराष्ट्र के जब नतीजे आए थे उसके बाद से सवाल खड़े कर रहे थे। इन्होंने भी एक लंबी चौड़ी शिकायत की, एक लिस्ट तैयार की, उसकी पूरी थ्योरी दी है और मैं आपको ये दिखा देता हूं गुरदीप सिंह सप्पल ने क्या कुछ कहा था, जरा ये दिखा देता हूं।
किस तरीके से उन्होंने कई फैक्ट बताते हुए पूरी पहेली के रूप में इसे समझाया था। उन्होंने पहला फैक्ट रखा था कि 19 अक्टूबर 2024 को एनडीए गठबंधन दलों ने भारत के चुनाव आयोग को लिखा था कि भाजपा बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में धोखाधड़ी कर रही है, जिसमें हर निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए समर्थकों के 10,000 वोटों को हटाने का बीजेपी का लक्ष्य रखा है। जिस तरीके से दिल्ली में भी केजरीवाल ऐसा शिकायत कर रहे हैं, ऐसी आशंका जाहिर कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि यहां भी सेम पैटर्न अपनाया जा रहा है, कुछ महाराष्ट्र जैसा ही, कि जो वोटर जो आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं उनके भी जो वोटर हैं उनका नाम सूची से हटाया जा रहा है। पहला इन्होंने फैक्ट इसी में रखा। तब उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग को यह भी बताया गया कि भाजपा हटाए जा रहे 10,000 नामों को छिपाने के लिए 10,000 फर्जी मतदाताओं को भी जोड़ रही है। एमबीए को संदेह था कि लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची से उसके लगभग 30 लाख समर्थक हटाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में एमबीए ने लोकसभा चुनाव के वक्त बड़ी जीत हासिल की थी और बीजेपी को चारों खानों, महायुति को चारों खाने चित कर दिया था, उसके बाद इस तरह की आशंका, इस तरह की जो चिंता थी वो चुनाव आयोग के सामने रखी गई थी। इन्होंने फैक्ट 1 बताया। उसके बाद इसका इंपैक्ट, असर क्या हुआ, इसके बारे में इन्होंने लिखा। गुरदीप सिंह सप्पल ने उन्होंने लिखा कि लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक एमवीए के 3 मुख्य दलों के वोट 32,08,000 घट गए। क्या यह संयोग है या प्रयोग? 32 लाख मतदाता यानी कि हट गए। लोकसभा चुनाव के वक्त वो मतदाता थे, लेकिन जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आया तब तक 32 लाख लोग जो इनके समर्थक थे उनका नाम वोटर लिस्ट से हट गया, वो गायब हो गए, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया। फैक्ट 2 उन्होंने रखा कि एमवीए ने चुनाव आयोग को यह भी बताया था कि भाजपा वोटर सूची में बड़े पैमाने पर नए नाम जोड़ रही है। उसका असर क्या हुआ, इंपैक्ट बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 माफ कीजिएगा के 5 महीने बाद महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या में 47 लाख की वृद्धि हो गई। यानी कि इनका आरोप सीधे सीधे यह है कि एमवीए के जो समर्थक थे उनका नाम हटाया गया और लाखों जो मतदाता हैं वो नए जोड़ दिए गए। इसका बारे में इन्होंने लिखा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल में सिर्फ 37 लाख मतदाताओं का इजाफा हुआ था मतदाताओं की लिस्ट में। लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन के 3 मुख्य दलों के वोट 67.7% लाख बढ़ गए। क्या यह मानना गलत होगा कि भाजपा के वोटों के इजाफे में 47 लाख नए मतदाताओं का प्रमुख योगदान है? इस तरह के सीधे सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि भाजपा गठबंधन की जो जीत है उसमें लड़की बहना योजना एक बड़ा कारण थी, जिसके तहत महाराष्ट्र की महिलाओं को प्रति माह 1500 दिए जा रहे हैं। सर्वेक्षणों में इस योजना के कारण महायुति के 2 से 3% वोट बढ़ने का अनुमान था। इन्होंने खुद बताया कि ये जो इसका इंपैक्ट पड़ा है इसके बारे में हमें पता था, सर्वे कराए गए थे, तो महज 2 से 3 जो प्रतिशत वोट है वो महायुति के खाते में जाता दिख रहा था, महायुति को इतनी बढ़त मिलती दिख रही थी। लेकिन इंपैक्ट 3, इसके बारे में, इसका फैक्ट चेक करते हुए इसके बारे में आरोप लगाते हुए लिखते हैं कि विधानसभा चुनाव में कुल 630 लाख वोटरों ने मतदान किया था, यानी कि 6 करोड़ 30 लाख जो वो मतदाता हैं उन्होंने वोट डाला था। 3% प्रभाव का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 20 लाख वोट उनकी तरफ बढ़ गए, जैसा ये थ्योरी बता रहा है। यदि कोई महायुति के 67.7% वोटों की बढ़त से 67 लाख नए मतदाताओं को हटा देता है तो बढ़त 20.7 लाख होती है। अद्भुत संयोग है। इन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से ये जो आरोप लगा रहा है कि वोटों में गड़बड़ी हुई है, हमारे जो समर्थक हैं उनके लिस्ट में से नाम हटा दिए गए, दूसरे नए कुछ लोगों के जोड़े गए, और जो लड़की बहना योजना है उसके एग्जाम्पल के साथ इन्होंने समझा। फैक्ट 4 रखा इन्होंने कि अजीत पवार की एनसीपी को 58.1 लाख वोट मिले हैं और उसने 41 सीटें जीती हैं। शरद पवार की एनसीपी को 72.8 लाख वोट मिले और उन्होंने 10 सीटें जीती हैं। ये भी इन लोगों का आरोप है, इन्हें संदेह पैदा करता है कि जिसे 58 लाख वोट मिले हैं उसे सिर्फ 41 सीटें मिल रही हैं, और जिसे करीब करीब 14 लाख वोट यानी लगभग 15 लाख वोट ज्यादा मिल रहे हैं शरद पवार की एनसीपी को, उन्हें सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें मिली हैं, और जिन्हें 14 लाख वोट कम मिले हैं उन्हें 41 सीटों पर उनके प्रत्याशी जीते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एनसीपी की दोनों पार्टियों में 39 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से अजीत पवार की पार्टी ने 33 सीटों पर चुनाव जीता। क्या यह सटीक रोबोटिक सर्जरी सामान्य रूप से संभव है? हालांकि वो लास्ट में तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के लोकसभा चुनाव की बनस्पति विधानसभा चुनाव कुल 47 लाख वोट कम हुए हैं जो कि जोड़े गए थे, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन अब ईवीएम को लेकर जिस तरह का फैसला लिया गया है कि विधायक शपथ नहीं लेंगे
ये जनादेश ईवीएम और चुनाव आयोग का है, जनता का नहीं है, जनता में कहीं भी जश्न नहीं है। इस तरह के आरोप महाविकास अघाड़ी यानी विपक्ष की तरफ से लगाए गए। दूसरी खबर पर जाना चाहूं, दूसरी खबर आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ईवीएम को लेकर जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए थे 23 नवंबर को, उसके बाद 26 नवंबर को किस तरह से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में ऐलान किया था कि अब हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते, बैलेट पेपर से देश में चुनाव होने चाहिए। और इसी तरह कहते हुए उन्होंने बड़े तीखे अंदाज में सीधे प्रधानमंत्री मोदी और शाह पर तीखे हमले किए थे, बड़ा प्रहार किया था। जरा सुनाता हूं आपको क्या कुछ कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम 26 नवंबर की। अरे हमारा सब जितनी भी शक्ति लगा के एससी एसटी ओबीसी गरीब तबके के लोग, छोटे कम्युनिटी के लोग, ये लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फजूल जा रहा है। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। या मोदी साहब के घर में रहने दो या शाह के घर में रहने दो, अगर किसी गोडाउन में, अहमदाबाद में बहुत से गोडाउन बने, वहां ले जाके रख लेने दो, हमको बस पेपर पे करो। और आपको मालूम होगा उस वक्त तुम्हारी हालत क्या है, कहां खड़े हो, उस वक्त आपको मालूम होगा। तो मैं ये अपने पार्टी के तरफ से एक मुहिम शुरू करना चाहिए। सभी लोगों को कहना चाहिए, सभी पार्टियों को भी हम कहेंगे, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। यानी कि साफ है कि विपक्ष ने ईवीएम के खिलाफ महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद ही लड़ाई छेड़ने की बात कह दी थी। खड़गे ने तो एक तरीके से बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा निकालने की बात कही थी। हालांकि एक दूसरा पहलू यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको लेकर साफ कह चुका है कि जिस राज्यों में आप हार जाते हैं तभी आप ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं। चुनाव आयोग भी इसको लेकर अपनी सफाई दे चुका है, लेकिन विपक्ष कई बार उदाहरण के साथ, कुछ सबूतों के साथ बार बार ये आरोप लगाता रहा है। और अब उसका जो नतीजा है वो ये हुआ कि अब विधायकों की शपथ नहीं ली जाएगी महाराष्ट्र में, जो महाविकास अघाड़ी के, उसका ऐलान कर दिया। अब दूसरी खबर, अजीत पवार की जब्त 1000 करोड़ की संपत्ति रिलीज होगी। छठी बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने हैं, महायुति के साथ हैं, और जैसे ही छठी बार डिप्टी सीएम की शपथ ली उसके कुछ दिन बाद ही आ गया ये इनके लिए, अजीत पवार के लिए, अजीत पवार साहब के लिए खुशखबरी कि 1000 करोड़ की जो संपत्ति उनकी 2021 में जो जब्त की गई थी उसे अब रिलीज किया जाएगा। इनके लिए खुशखबरी आ गई, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले हो, चाहे पूरे देश भर में इसको लेकर चर्चा चल रही है कि बार बार दादा को, चाहे वो सिंचाई घोटाला हो, चाहे वो बैंक वाला घोटाला हो, चाहे वो जितने भी मामले क्यों ना हो, जिस तरह से वो एनडीए में साथ आए हैं, जिस तरीके से मोदी शाह की कृपा दृष्टि उन पर बरसी है, उसके बाद उन्हें लगातार क्लीन चिट दे दी जा रही है, लगातार जो फाइल है वो क्लोज होती जा रही हैं, लगातार उन्हें कभी जो जिसका पूरा ये छपा हुआ है आगे इंडियन एक्सप्रेस में भी कि किस तरीके से लगातार जो 25, कई बार रिपोर्ट आई कि 2014 के बाद 25 में से 23 नेताओं को माफ कर दिया गया एक तरीके से, क्योंकि वॉशिंग मशीन में उनके दाग धुल गए, ऐसे आरोप लगाता रहा विपक्ष। अब अजीत पवार को लेकर लिखा है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन, सारे दाग साफ, काले कारनामे साफ, मोदी वॉशिंग मशीन पाउडर। लेकिन जिस मामले में अजीत पवार को 1000 करोड़ की ये जो संपत्ति जब्त हुई थी रिलीज होगी, उसको लेकर दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि ये मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा था, लेकिन अब ट्रिब्यूनल बोल रहा है कि बेनामी लेन देन नहीं हुआ और ये संपत्ति थी 2021 में सीज की गई थी, जो किसी पत्नी के नाम पर थी, बेटे के नाम पर थी। तो इसको लेकर दैनिक भास्कर का जो रिपोर्ट किया, दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है वो ये है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद की छठी बार शपथ लेने के बाद 2 दिन बाद ही अजीत पवार की जब्त बेनामी संपत्ति रिलीज करने का आदेश आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि दिल्ली का आयकर विभाग ट्रिब्यूनल ने पवार की 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को फ्री करने का फैसला लिया है, फ्री कर दिया गया है। 7 अक्टूबर 2021 को छापेमारी के वक्त आईटी ने, इनकम टैक्स ने
इन संपत्तियों को जब्त किया था। इसमें अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार, बेटे पार्थ पवार की संपत्तियां भी हैं। लेकिन फिलहाल इन्हें रिलीज करने का, यानी कि इन्हें रिलीज मतलब छोड़ने का, जो 1000 करोड़ की संपत्ति जो जब्त की गई थी उसे छोड़ने का फैसला लिया गया है। इससे पहले भी जो अजीत पवार की पत्नी है सुनेत्रा पवार, वो जो आर्थिक अपराध शाखा होती है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, उनका एक मामला चल रहा था महाराष्ट्र में। लेकिन ये सब केस तब के थे जब वो विपक्ष में थे, यानी कि बीजेपी के साथ नहीं थे। लेकिन जब से वो एनडीए में शामिल हुए, एनडीए से हाथ मिलाया, एनडीए से दोस्ती हुई, उसके बाद एक के बाद एक मामले में उनको क्लीन चिट दी जाने लगी। 2019 से लेकर 2021 हो, चाहे वो 2024 हो, और अब इस बार फिर से उनको 1000 करोड़ की जो संपत्ति जो जब्त हुई थी उसे रिलीज करने का फैसला आया। अप्रैल 2024 में अजीत पवार की पत्नी की सुनेत्रा पवार को 25,000 करोड़ रुपए के एमएससीबी बैंक घोटाले में राहत मिली थी, क्लीन चिट दे दी गई थी। अप्रैल 2023 में भी जो ये पूरा घोटाला था, जिसके ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में जो चार्जशीट दायर कर रखी थी, उस मामले में भी उनको क्लीन चिट मिली गई थी। इसके अलावा 70,000 करोड़ रुपए का जो सिंचाई घोटाला था, उस केस में भी उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। बाकी अजीत पवार के अलावा एक लंबी फहरिस्त है किस तरीके से, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो असम के सीएम हो, ना जाने कितने 25 अपोजिशन लीडर थे जो बीजेपी में नहीं थे। 2014 के बाद जैसे जैसे वो बीजेपी में आने लगे वैसे वैसे उन्हें क्लीन चिट दी जाने लगी। महाराष्ट्र में भी अशोक चौहान से लेकर कई नाम हैं। इसके अलावा जो अलग अलग जगह के नेता हैं पूरे देश भर के, ये जो रिपोर्ट है वो अप्रैल की है, उसके बाद भी कई नेता आए हैं। हाल ही में दिल्ली में कैलाश गहलोत हैं वो आए हैं, उन पर भी बीजेपी ने ही आरोप लगाए थे। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में अजीत पवार के साथ हुआ, जब मोदी जी कहते थे जाके कि सबसे ज्यादा करप्ट हैं, खुद देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि जेल की चक्की पिसवाएंगे, लेकिन जब वो साथ आ गए तो सारे दाग साफ हो गए। इसी तरह का ये सिलसिला चल रहा है। इसलिए दोनों खबरों के बारे में मैंने आपको बताया। इस खबर पर आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।